हेलो दोस्तों, आप सभी का एसके क्लासेस के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। राजस्थान की सभी भर्तियों के लिए हमने क्वेश्चन से संबंधित कई सीरीज स्टार्ट की है, जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के टॉपिकों को सम्मिलित किया जाएगा। लेकिन इस समय जो एग्ज़ाम के लिए हम तैयारी करवाने वाले हैं वो है नगर पालिका ईओ आरओ की जो भी एग्ज़ाम है, विभिन्न प्रश्न पूछे जाएंगे, उनसे संबंधित हम कई प्रश्नों को संकलित करेंगे। तो 1100 प्रश्नों की श्रृंखला वाले प्रश्न हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखिएगा, जो पहला जो प्रश्न है हमारा वो है, पहला प्रश्न है कि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम वर्ष 2009 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमारे पास में ऑप्शन दे रखा है कि यह वर्ष 2009 का 18वां अधिनियम था। यह 11 सितंबर 2009 को लागू हुआ था। यह भारतीय गणतंत्र के 60वें वर्ष में निर्मित हुआ था। तो उपयुक्त में से हमें कौन सा कथन सत्य है वो बताना है। तो देखिए, हमारे पास चार ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 और या सभी कथन। तो देखिए, हमारे पास में जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1 और 3। तो देखिए, 1 और 3 में जो राइट आंसर है हमारा, इसमें क्या बताया कि वर्ष 2009 का 18वां अधिनियम था, बिल्कुल राइट आंसर है। और 11 सितंबर 2009 को लागू किया गया था। इस दिन तो पारित किया गया था, लेकिन ये भारतीय गणतंत्र के 60वें में निर्मित हुआ था। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 का विस्तार है। हमारे पास चार ऑप्शन दे रखा है इसमें, संपूर्ण राजस्थान में, राजस्थान के कुछ जिलों में, या छावनी क्षेत्रों को छोड़कर शेष राजस्थान में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 में मुख्य नगरपालिका अधिकारी से आशय क्या है? तो हमारे पास चार ऑप्शन दे रखा है, नगर निगम के मामले में आयुक्त, या नगर परिषद के मामले में आयुक्त, या नगर पालिका बोर्ड के मामले में कार्यपालिका अधिकारी, या उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है हमारे पास में डी, सभी इसमें क्या होंगे? राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें 4th नंबर का प्रश्न देखिए। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 में भवन से क्या आशय है? ये इसको सही कर लेना, ये है भवन। भवन से क्या आशय है? तो भवन से क्या आते हैं? पर्थ, ईंटें, चिमनियाँ या दीवारें, इनमें आती है तंबू या शामियाना या तिरपाल। तो 4 में जो होगा भवन। अब देखिए, भवन में तंबू और शामियाना, इसको घर में सम्मिलित नहीं किया जाएगा, हमेशा ध्यान रखना। तिरपाल ये कभी घर में नहीं होता है, लेकिन जैसे पर्थ हो गया, जब पत्थर, ईंटें, चिमनियाँ, ये सब आपको पता है कि घर में बनाने में काम आती है। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 5वां। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 में अध्यक्ष से अभिप्रेरित है। तो देखिए, कौन अभिप्रेरित है? तो चार ऑप्शन दे रखा है हमें, नगर निगम के मामले में महापौर, या नगर परिषद के मामले में सभापति, या नगर पालिका बोर्ड के मामले में अध्यक्ष, या उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है उपयुक्त सभी। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 में जो अध्यक्ष जो होता है उसमें नगर निगम के मामले में भी होगा, नगर परिषद के सभापति के रूप में भी होगा, और नगर पालिका बोर्ड के मामले में अध्यक्ष भी होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 3 किससे संबंधित है? तो देखिए, हमारे पास चार ऑप्शन दे रखा है, नगर पालिकाओं के परिसीमन से, या नगर पालिकाओं के निर्वाचन से, या नगर पालिका की स्थापना या निगमन में, या नगर पालिका की संरचना में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा नगर पालिका के परिसीमन से। नेक्स्ट देखिए। अगला प्रश्न है, राजस्थान में नगर पालिका के परिसीमन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैसे राज्य सरकार
किसी भी स्थानीय क्षेत्र को नगरपालिका घोषित कर सकती है, नगरपालिका में अपचर्चित कर सकती है या नगरपालिका की सीमाओं में परिवर्तन नहीं कर सकती है। तो इस प्रश्न में हमें सही आंसर का जवाब देना है। ये बड़ा उपयुक्त में से कौन सा कथन क्या है, सत्य है। तो देखिए दोबारा क्वेश्चन को पढ़ना है कि स्थानीय क्षेत्र को नगरपालिका घोषित कर, बिल्कुल नगरपालिका जो राज्य सरकार है वो कोई से भी क्षेत्र को नगरपालिका घोषित कर सकती है। पहला क्वेश्चन बिल्कुल राइट है। दूसरा क्या कह रहा है कि नगरपालिका में अपचर्चित कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है, मतलब चेंज जो परिवर्तन है वो कर सकती है बिल्कुल। नगरपालिका की सीमाओं में परिवर्तन नहीं कर सकती, ये क्या होगा, थर्ड गलत होगा। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला ही हो जाएगा, 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जब किसी स्थानीय क्षेत्र को नगरपालिका घोषित कर दिया जाता है तो कितने समय में चुनाव कराना अनिवार्य होता है। इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, ये एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है। तो हमारे पास में 4 ऑप्शन दे रखा है, घोषणा के दिन से 3 माह के अंदर, या घोषणा के दिन में 4 माह के भीतर, या घोषणा के 5 माह के भीतर, या घोषणा के 6 माह के भीतर। जो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो है 6 महीने के अंदर नगरपालिका घोषित की जाती है, उसमें चुनाव कराना अनिवार्य है। नेक्स्ट देखिएगा, नगरपालिका के सीमा चिन्हों, सीमा का निर्धारण का स्थापन किया जाता है। हमारे पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, स्वयं के वे पर नगरपालिका द्वारा, या राज्य सरकार के वे पर नगरपालिका के द्वारा, या राज्य सरकार के वे पर राज्य सरकार द्वारा, या नगरपालिका के वे पर कलेक्टर के द्वारा। दोबारा प्रश्न देखिएगा, नगरपालिका के चिन्हों में सीमा का निर्धारण का स्थापन किया जाता है, तो किसके द्वारा किया जाएगा? जो सीमा का स्थापन वो किया जाएगा स्वयं के वे पर नगरपालिका के द्वारा। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा इसमें, 9 में ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, इसमें नगरपालिका को सीमा चिन्हों, सीमा का निर्धारण के स्थापन हेतु अनुमति लेनी चाहिए। तो सीमा जो चिन्ह होता है, मतलब जो एरिया होता है, उस एरिया में परिवर्तन के लिए की स्थापना हेतु किससे अनुमति लेना अनिवार्य है एक नगरपालिका को? तो वो है, ऑप्शन दे रखा है हमें, राज्य सरकार में, या नगरपालिका के अध्यक्ष में, या कलेक्टर में, या संबंधित उपखंड के अधिकारी से। इसका जो राइट आंसर होगा वो है कलेक्टर का। उस जिले के कलेक्टर से अनुमति लेके ही उस क्षेत्र को परिवर्तित किया जा सकता है। नेक्स्ट है, यदि कोई क्षेत्र नगरपालिका ना रहे तो नगरपालिका निधि और संपत्ति संबंधी अधिकार किसमें निहित हो जाएंगे? तो ध्यान रखना, हमेशा जितने भी नगरपालिका निधि या संपत्ति संबंधी जो भी होती है उस पर अधिकार हमेशा राज्य सरकार का होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है, यदि कोई क्षेत्र नगरपालिका न रहे तो, यदि कोई क्षेत्र नगरपालिका न रहे तो क्या बोल रहा है? नगरपालिका निधि और संपत्ति संबंधी अधिकार राज्य सरकार में निहित हो जाएंगे। ये पहला अपन सही है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, वह संपत्ति उसी क्षेत्र के विकास के लिए व्यय की जाएगी, बिल्कुल सही है। ये दोनों तो एकदम सही आंसर है। किसी भी स्थानीय प्राधिकारी को मापी जा सकेगी, ये भी तीसरा भी सही है। तो इसमें देखिए हमारे पास में सत्य कथन पूछा है, तो कौन सा सत्य है? तो इसमें 1, 2, 3 मतलब सारे के सारे क्या है? सत्य है। नेक्स्ट देखिएगा, अगला प्रश्न है, धारा 4 किससे संबंधित है? धारा 4 किससे संबंधित है? 4 ऑप्शन दे रखा है, नगरपालिका की स्थापना और निगमन से, या अधिनियम के कुछ उपबंधों के परिवर्तन से छूट से, या नगरपालिका की संरचना से, या नगरपालिका में आरक्षण से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अधिनियम के कुछ उपबंधों के परिवर्तन से छूट। ये किस में आएगा? धारा 4 में पूछा जाएगा। अगला प्रश्न है, धारा 4 से संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह अधिनियम के कुछ उपबंधों के परिवर्तन से छूट से संबंधित है, ठीक है। ऐसी छूट नगरपालिका द्वारा स्वयं अनुपयुक्त प्रावधानों के संबंध में न दे सकती है। ऐसे विषयों पर नगरपालिका स्वयं निश्रम बना सकती है। तो उपयोग में कौन से कथन या कौन से मध्य सही है? तो इसमें हमारे पास 4 ऑप्शन दे रखा है, केवल 1 या 2, केवल 2 या 3, केवल 1 या 3। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो है हमारे पास में 1 और 2, 1 और 2, क्योंकि हमने अभी पीछे भी पढ़ा था। इसमें क्या था कि कुछ उपबंधों के परिवर्तन से कुछ छूट में संबंधित है। तो ये तो धारा क्या है? 4 से संबंधित है। ऐसी छूट नगरपालिका स्वयं अनुपयुक्त प्रावधान में दे सकती है, बिल्कुल ये राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2। अगला प्रश्न की बात करते हैं हम, धारा 5 किससे संबंधित है? धारा 5 किससे संबंधित है? तो हमारे पास में पहला दे रखा नगरपालिका की स्थापना और निगमन, ठीक है। दूसरा दे रखा है, वैसे देखा जाए तो पहला ही हमारा क्या हो गया? राइट हो गया, बाकी तो सारे क्या हो गए? गलत हो गए। अगला देखिएगा,
धारा 5 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रत्येक संक्रमणशील क्षेत्र के लिए एक नगरपालिका की स्थापना की जाएगी। इसका एक निगमित नाम होगा और मुहर भी होगी। इस पर कोई केस निगमित नाम से किया जा सकता है, मतलब इस पर कोई भी केस निगमित नाम से किया जा सकता है। हमें क्या बताना है, इसमें सही आंसर बताना है धारा 5 में। तो हमारे पास में इसमें ऑप्शन दे रखे हैं 4। तो वैसे तो देखा जाए तो चारों ही मेरे को सही लग रहे हैं कि प्रत्येक संक्रमित क्षेत्र के लिए एक नगरपालिका की स्थापना की जाएगी, बिल्कुल सही हो सकता है। इसका एक निगमित नाम होगा और मुहर होगी, ये भी सही है। इसकी कोई भी केस किया जा सकता है इसके नाम से, बिल्कुल सही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, धारा 5 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। औद्योगिक नगरी में नगरपालिका की स्थापना की जा सकती है, ठीक है। सांस्कृतिक, ऐतिहासिक या पर्यटन महत्व के को राज्य सरकार नगरपालिका के क्षेत्र से वर्जित कर सकती है, बिल्कुल ये सही है। दूसरा, नगरपालिका में बिना वर्जित किए गए अलग विकास प्राधिकरण का गठन कर सकती है, यह भी बिल्कुल सही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2 और 3, ठीक है। तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये बोल रहा है कि पहला वाला देखो, पहले में क्या बोल रहा है, पहले में ये कह रहा है कि औद्योगिक नगरी में नगरपालिका की स्थापना की जा सकती है, गलत, क्योंकि वो क्या है, एक व्यापारिक क्षेत्र है। व्यापारिक क्षेत्र में एक व्यापार से संबंधित ही नियम लागू होते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, अगला प्रश्न है धारा 6। धारा 6 किससे संबंधित है? तो हमारे पास में जो राइट आंसर हो जाएगा, देखिएगा इसमें नगरपालिका की स्थापना या निगमन, ये धारा 5 से संबंधित है। अधिनियम के कुछ उपबंधों के परिवर्तन से छूट, देखिए ये तो है धारा, ये है धारा 5 में, ये है धारा 4 में, ठीक है। नगरपालिका की संरचना ये है धारा 6 में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसमें नगरपालिका की संरचना से। अगला देखिए, अगला प्रश्न है धारा 6 के संबंध में निश्चित कथनों पर विचार कीजिए। नगरपालिका के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की बोर्ड कहा जाएगा, ठीक है। बोर्ड में अप्रत्यक्ष चुनाव होगा या प्रत्येक जनगणना के बाद प्रादेशिक क्षेत्र का पूर्ण निर्धारण किया जाएगा। तो हमारे पास में इसमें क्या पूछा है कि कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें देखिए, पहले नगरपालिका के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की बोर्ड कहा जाएगा। तो इसमें हमारे पास में जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1 और 3, इसमें जनगणना के बाद में किया जा सकता है। तो हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा इसमें 90। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, इसमें किसी भी नगरपालिका में बोर्डों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है? वेरी मोस्ट प्रश्न है, एग्जाम में पूछ सकते हैं इसको, ध्यान से। कितनी होती है? 13 होगी। नेक्स्ट देखिए, नगरपालिका की संरचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बाहु की बोर्ड, ये बाहु नहीं है, बोर्ड है, क्या है ये? बोर्ड। बोर्डों की संख्या राज्य सरकार निर्धारित कर सकेगी, ये बिल्कुल सही है। इसका क्षेत्र का विधायक और लोकसभा सदस्य नगरपालिका के सदस्य होंगे, किंतु उन्हें बैठकों में मतदान का अधिकार नहीं होगा, बिल्कुल होगा, ये गलत दे रखा है इसमें। सांसद और विधायक इस अधिनियम के तहत होने वाली कार्रवाई के अधीन होंगे, ये भी क्या होगा? गलत होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है केवल 1, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है 22 नंबर का, नगर निकायों में राज्य सरकार द्वारा मनोनीत सदस्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नगर पालिका बोर्ड में 6, नगर परिषद में 8, नगर निगम में 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। देखिए, पहला तो बिल्कुल करेक्ट हो गया। दूसरा क्या बोला? एक दिव्यांग व्यक्ति का मनोनयन अनिवार्य होता है, यह भी बिल्कुल सही है। मनोनीत सदस्यों को राज्य सरकार हटा सकती है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। मनोनीत सदस्यों को बैठकों में मतदान देने का अधिकार होता है, बिल्कुल नहीं होता है। ओनली फॉर वही लोग इसमें मतदान कर सकते हैं, बैठकों में कर सकते हैं जो इस सदस्यों में बैठकों में शामिल नहीं होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1, 2, 3, जो पहला ही आंसर क्या हो गया? सही हो गया। नेक्स्ट देखिए, अगला प्रश्न है 23 नंबर का प्रश्न है, धारा 6 के तहत आरक्षण संबंधी प्रावधान संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, महिला, ओबीसी, एससी और एसटी स्थानों की संख्या का निर्धारण राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा, बिल्कुल करेक्ट है। स्थानों का आरक्षण नगर पालिका क्षेत्र में एसटी और एससी की जनसंख्या के अनुपात में होगा, बिल्कुल सही है। जेबीसी के लिए
जेबीसी नहीं है, ओबीसी है। क्या है? ओबीसी के लिए 27% का आरक्षण हो सकता है। तो इसमें 3 जो नंबर है ये क्या हो जाएगा? बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये बताइए मेरे को, जो ओबीसी के लिए आरक्षण जो संख्या है वो कितनी है? ओबीसी के लिए आरक्षण संख्या बताइए मेरे को कितनी है। तो हमारे पास में जो ओबीसी की जो आरक्षण संख्या कितनी है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में मेरे को जरूर बताइएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दिखवा के लिए वो हो जाएगा केवल 1 और 2। नेक्स्ट देखिए, अगला प्रश्न है, नगर पालिका में स्थानों की संख्या के निर्धारण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए क्या बोल रहा है ये, स्थानों का निर्धारण नगर पालिका क्षेत्र की कुल जनसंख्या में प्रत्येक वार्ड हेतु निर्धारित जनसंख्या का भाग देकर किया था। बिल्कुल सही है। यदि भाग का परिणाम भिन्न हो और यदि भिन्न आधे से अधिक हो तो अतिरिक्त मीट का आवंटन किया जा सकता है। बिल्कुल सही है। तो हमारे पास सत्य पूछा है तो इसका जो राइट आंसर दोनों सही है, तो 1 और 2 दोनों सत्य है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट प्रश्न है इसमें, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा किससे संबंधित है? अब ये कौन सी धारा पूछ रहा है? अब इसमें कौन सी धारा दे सकते हैं? देखिए कुछ गलत हुआ है, धारा इसमें 7 लिख दीजिए। धारा 7 किससे संबंधित है? तो देखिए धारा 7 है वो नगर पालिका की पदावधि से संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 25। नेक्स्ट देखिएगा, नगर पालिका की पदावधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें पहला जो दे रखा है, इसमें नगर पालिका अपनी प्रथम बैठक 5 वर्ष तक बनी रहेगी। ये बिल्कुल सही है। नगर पालिका के विघटन की स्थिति में 6 महीने के भीतर पूर्ण चुनाव आयोजित की जाएगी। पहले पीछे क्वेश्चन आ चुका है इसका, तो ये भी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। अवधि में पूर्व विघटन की हर स्थिति में नई नगर पालिका काल अवधि के लिए ही जारी रहेगी। ये बिल्कुल गलत है इसका। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 1 और 2 सही होंगे। नेक्स्ट देखिएगा, धारा 8 किससे संबंधित है? तो धारा 8 किससे संबंधित है हमारे पास में? तो नगर पालिका के शासन से। गलत है। न अधिनियम के कुछ उपबंधों के प्रबंधन से छूट से। तो हमारे पास में जो राइट आंसर सॉरी ये बोल रहा है कि धारा 8 धारा, क्योंकि ये तो हमारे पास 4 से हो ही गया। तो नगर पालिका शासन से बिल्कुल सही है। धारा 8 किससे संबंधित है? नगर पालिका के शासन से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए, धारा 9 का संबंध किससे है? अब पूछ रहा है कि धारा 9 का संबंध किससे है? तो देखिए नगर पालिका के वार्डों में विभाजन, पहला ही सही हो गया। नगर पालिका के वार्डों में विभाजन से संबंधित किससे संबंधित है? धारा 9 से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए, धारा 10 का संबंध किससे है? तो 29 नंबर में धारा किससे है? तो नगर पालिका के वार्डों में विभाजन, ये नहीं है। अगला बोर्ड बोर्डों के अवधारण से, बिल्कुल ये करेक्ट है। तो धारा 10 किससे संबंधित है? बाड़ों के अवधारण से संबंधित है। देखिए 2 बार इसको आप पढ़ते रहोगे तो आपको अच्छे से क्या हो जाएंगे? रट जाएंगे। और इनको एग्जाम में आपको रट के जाना है। तो आप यदि इन क्वेश्चनों को, प्रश्नों जो 1100 प्रश्नों की जो हमने सीरीज चलाई है, यदि इसको आप इनको रट दे हो तो आपके नगर पालिका में 40 नंबर में से एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, तो आगे देखिए हमारे पास में 30 नंबर का प्रश्न है, नगर निकाय में बाड़ों का अवधारण किया जाता है राज्य सरकार के द्वारा, ठीक है, या फिर जिला कलेक्टर के द्वारा। ये गलत हो गया। निकाय के अध्यक्ष, ये भी इससे भी नहीं होता है। केंद्र सरकार नहीं करती, हमेशा कौन करेगी? राज्य सरकार करेगी। अगला प्रश्न देखिएगा, इसमें बोर्डों का संख्यांकन आरंभ किया जाता है उत्तर दिशा में से, दक्षिण दिशा में से, उत्तर या पश्चिम दिशा में से, या उत्तर या पूर्व दिशा में से। मोस्ट लगा लीजिए, इस प्रश्न को एग्जाम में पूछ सकते हैं इसको। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तर पश्चिम दिशा से। ठीक है, आगे प्रश्न देखिएगा, बाढ़ अवधारण के संबंध में राज्य के आदेश को प्रश्नगत किया जा सकता है। तो हमारे पास में 4 ऑप्शन दे रखा है इसमें, 7 दिन में, 8 दिन में, 9 दिन में, या 14 दिन में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 7 दिन में। तो बोर्ड के जो अवधारणा के संबंध में राज्य के जो आदेश होता है, क्या होता है? राज्य के आदेश को प्रश्नगत, मतलब राज्य के कोई फैसला लिया है और उसके ऊपर आपको क्या करना है? उस पर कोई ऑब्जेक्शन उठाना है, तो वो कितने दिनों में करना पड़ेगा? आपको 7 दिन में करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए 34 नंबर का प्रश्न है आपके, धारा 11 किससे संबंधित है? धारा 11 पूछ रहा है कि धारा 11 किससे संबंधित है? तो हमारे पास में दे रखा है ऑप्शन, नगर पालिका के निर्वाचन से, या नगर पालिका के
बोर्डों में विभाजन से, बोर्डों के अवधारण से या सीटों पर आरक्षण से। जो हमारे पास जो राइट आंसर हो जाएगा नगर पालिका के निर्वाचन से धारा 11 संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए, नगर पालिका के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्य निर्वाचन आयोग में निर्वाचन नामावली तैयार करने, चुनावों के संचालन, अधीक्षण, निर्देशन, नियंत्रण करने की शक्ति होगी। ठीक है, तो बिल्कुल होगी, ये सही है। नगर पालिका की अवधि समाप्त होने से 6 महीने के पूर्व निर्वाचन प्रक्रिया आरंभ की जाएगी, बिल्कुल सही है। राज्यपाल राज्य निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर चुनाव हेतु तारीख निर्धारित करेगा, ये सही नहीं है, गलत है इसका। अगला देखिए, राज्य सरकार चुनाव संपन्न कराने हेतु राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अनुरोध किए जाने पर कर्मचारी उपलब्ध करवाएगी, ये बिल्कुल क्या है, सही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4, तो 1, 2, 4 डी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, आगे देखते हैं, नगर पालिका के विघटन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचरण की तारीख के 6 महीने के भीतर मतलब चुनाव की तारीख के भीतर चुनाव संपन्न कराने होंगे, बिल्कुल सही है। नवगठित नगर पालिका शेष अवधि के लिए कार्यरत रहेगी, बिल्कुल सही है। यदि शेष, ये क्या है, शेष कार्यावधि 6 महीने से कम है तो शेष अवधि हेतु पुनः चुनाव कराने की मान्यता नहीं मानी जाएगी। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है, तो हमारे पास में चारों के चारों क्या है, बिल्कुल सही है, तो सभी कथन सही है। नेक्स्ट देखिएगा 37 नंबर का प्रश्न है, 36 सॉरी, धारा 12 किससे संबंधित है। धारा 12 किससे संबंधित है, तो हमारे पास में जो राइट आंसर हो जाएगा वो है राज्य के निर्वाचन आयोग के कार्यों का प्रत्यायोजन करने से संबंधित धारा कौन सी है, 12 है। नेक्स्ट देखिएगा, धारा 13 किससे संबंधित है, तो धारा 13 जो संबंधित है वो है निर्वाचन नामावली का निर्माण करने से संबंधित क्या है, धारा 13 संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है। नेक्स्ट देखिए, राज्य सरकार निर्वाचन आयोग से प्राप्त परामर्श के अनुसार नियुक्ति करती है। राज्य निर्वाचन आयोग निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की सहायता करने के लिए एक से अधिक सहायक निर्वाचन रजिस्ट्री अधिकारी नियुक्त कर सकता है, या उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है। तो हमारे पास में जो राइट आंसर होगा वो होगा 3। तो हमारे पास देखिए इसमें कौन सा है, 3 नंबर का जो प्रश्न आंसर है डी, वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखिएगा, निर्वाचन नामावली में शामिल होने के लिए अर्हता या निरर्हता मतलब योग्यता और अयोग्यताओं से संबंधित धारा कौन सी है, वेरी मोस्ट प्रश्न है, इसको मोस्ट लगा लीजिए, एग्जाम में आने की पूरी संभावना रहेगी। तो इसकी जो धारा रहेगी वो रहेगी धारा 13 व 14 नंबर की क्या रहेगी, तो हमारे पास राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वार्ड में साधारण निवास का निर्धारण राज्य सरकार के नियमों के आधार पर होगा। सांसद विधायक यदि वार्ड से बाहर रह रहे हो तब भी उन्हें साधारण निवासी माना जाएगा। तो अर्हता की तारीख उस वर्ष की, देखिए ये सही है, ये भी सही है, माना जाएगा। अर्हता की तारीख उस वर्ष की जनवरी का पहला दिवस होगी जब निर्वाचक नामावली तैयार की, बिल्कुल सही है। किसी भी निर्वाचक नामावली में एक बार से अधिक रजिस्ट्रीकरण नहीं हो सकता, किंतु एक से अधिक बोर्ड की निर्वाचन नामावली रजिस्ट्री, ये बिल्कुल गलत है, दोनों ही में एक से ज़्यादा बार नहीं होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो असत्य पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा, इसमें 4 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 42, धारा 14 का संबंध किससे है, तो धारा 14 का संबंध किससे है, तो इसमें राइट आंसर होगा निर्वाचन नामावली में रजिस्ट्रीकरण के लिए निरर्हताओं में से संबंधित कौन सी धारा हो जाएगी, 14 नंबर का ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 42 नंबर की, निर्वाचन नामावली में रजिस्ट्रीकरण के लिए निरर्हताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यदि व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं हो देखिए, यदि व्यक्ति विकृतचित हो, निर्वाचनों के संबंध में भ्रष्ट आचरण या कोई अवधारणा किया हो, तो उपयुक्त में से कौन सा आंसर इसमें सही होगा, तो इसका राइट आंसर होगा डी, इनमें से सभी। अगला देखिए
किसी विशिष्ट द्वारा निर्धारित किए गए व्यक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निर्धारित व्यक्ति का नाम नामावली में काट दिया जाएगा, तत्काल काट दिया जाएगा। नाम हटाने में पूर्व निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी व्यक्ति को गुमनाही का अवसर प्रदान करेगा। यदि ऐसी विधि समाप्त हो जाती है जिसके कारण किसी व्यक्ति को दोषी ठहराया गया था तो पुनः नाम जोड़ दिया जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पास में 1 और 3। ठीक है, अगला देखिएगा इसमें। धारा 15 का संबंध किससे है? तो धारा है उसका संबंध किससे है? तो निर्वाचन में नामावली झूठी घोषणा किए जाने संबंधित धारा 15 संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए, निर्वाचन नामावली में झूठी घोषणा किए जाने पर कितने का दंड प्रावधान किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2000 से लेकर 5000 रुपये या अधिक 1 वर्ष का साधारण कारावास होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? सी हो जाएगा। 47 नंबर का प्रश्न देखिए इसमें, मुख्य निर्वाचन अधिकारी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए, इस राज्य सरकार के परामर्श से निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। यह निर्वाचन नामावलियों को तैयार करने, उनका परीक्षण करने, शुद्धि करने के कार्यों का पर्यवेक्षण करता है, बिल्कुल सही है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ऐसे कार्यों का निर्वहन और शक्ति निर्धारित करता है और राज्य सरकार निर्धारित करती है, ये गलत हो जाएगा। ये राज्य सरकार के प्रत्येक नियंत्रण के अधीन होता है, गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2। नेक्स्ट देखिए, जिला निर्वाचन अधिकारी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रत्येक जिले के लिए एक जिला निर्वाचन अधिकारी होगा, ठीक है, बिल्कुल सही है। इसकी नियुक्ति राज्य सरकार के द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श से की जाती है, बिल्कुल गलत है। तो इसका कथन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन 1 ही सही इसमें होगा। नेक्स्ट देखिए, जिला निर्वाचन अधिकारी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी बड़े जिले के लिए 1 से अधिक जिला निर्वाचन अधिकारी भी नियुक्त किया जा सकते हैं, ठीक है, या इसमें बोल रहा है हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। ये मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अधीन कार्य करता है, बिल्कुल करता है। जिला निर्वाचन अधिकारी जिले में चुनावों का संचालन और अधीक्षण करता है, बिल्कुल सही है। जिला निर्वाचन अधिकारी राज्य सरकार द्वारा सौंपे गए अन्य कार्यों का भी निर्वहन करता है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्या पूछना चाह रहा है ये? उपयुक्त में से कौन से कथन असत्य है? तो असत्य तो 4 नंबर का हो जाएगा, तो इसमें राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें किस धारा के तहत नगर निकायों के निर्वाचन के लिए स्थानीय प्राधिकारों आदि के कर्मचारी उपलब्ध करवाए जाते हैं? हमें धारा पूछ रहा है इसमें, तो सेक्शन कौन सा जाएगा? 18 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा 51 नंबर प्रश्न, निर्वाचक नामावलियों को तैयार करने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पदीय कर्तव्यों की अनुपालना में यदि कोई व्यक्ति बिना किसी युक्तियुक्त कारण का दखल अंदाजी नहीं कर सकता है, ठीक है, यदि कोई करता तो वह न्यूनतम 6 महीने के अधिकतम होगा। वह वर्ष या 1000 रुपये से लेकर 2000 रुपये तक के जुर्माने का दंडनीय होगा, बिल्कुल ये गलत हो जाएगा, ठीक है, 2 नंबर गलत है। ऐसे मामलों में सामान्य न्यायिक हस्तक्षेप नहीं किया जाता, ये बिल्कुल सही है। पहला और तीसरा बिल्कुल सही है, राइट आंसर हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट देखिए, अगला प्रश्न है, नगर पालिका का सदस्य होने के लिए उसकी जो योग्यता अर्हताओं का विवरण किस में है? तो हमारे पास में जो 53 नंबर का जो प्रश्न है, इसका जो राइट आंसर कौन सा होगा बताइए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धारा 21 में क्या बताया गया है? अर्हताएं बताई गई है। नेक्स्ट देखिएगा, नगर पालिका का सदस्य होने के लिए निर्धारित अर्हताएं कौन सी है? यदि कोई व्यक्ति आरक्षित सीट पर चुनाव लड़ना चाहता है तो उसे उसी वर्ग का होना चाहिए, बिल्कुल सही है। उसे ही निर्वाचक नामावली में शामिल होना चाहिए, बिल्कुल सही है। 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, बिल्कुल सही है। जिस परिसर में वह निवास करता है वह कार्यशील स्व शौचालय होना चाहिए, बिल्कुल सही है। उसके परिवार का कोई भी सदस्य खुले में शौच के लिए नहीं जाना चाहिए, ठीक है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो देखिए इसमें जो 25 वर्ष की आयु है ना, ये गलत हो जाएगा। 25 वर्ष की जो आयु दे रखा है ये क्या हो जाएगा? बिल्कुल गलत हो जाएगा। देख इसमें क्या बोल रखा है कि 25 वर्ष की जो आयु है, इसमें बोल रखा है कि 21 से 35 वर्ष के वर्ग के बीच में होना चाहिए। मतलब क्या बोल रहा है कि 21 से, देखिए 21 से
35 वर्ष तक की आयु के बीच में होना चाहिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। अगला देखिएगा, इसमें किस धारा में कुछ स्थानों पर निर्वाचन के लिए विशेष अर्हताओं के संबंध में प्रावधान किया गया है? ठीक है, तो किस में किया गया है? तो इसका जो ऑप्शन है देखिए 56 नंबर का जो प्रश्न है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, क्या बोल रहा है इसमें, किस धारा में कुछ स्थानों पर निर्वाचन के लिए विशेष अर्हताओं के संबंध में प्रावधान ये किया गया है? धारा 21 सबसेक्शन के में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विशेष अर्हता से संबंधित जो योग्यता है से संबंधित स्थानों का निर्धारण किया जाता है, किसके द्वारा किया जाएगा इसमें? तो इसमें किया जाएगा या तो राज्य सरकार के द्वारा, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा राज्य सरकार के द्वारा। आगे देखिए, धारा 21 के तहत निर्धारित विशेष अर्हता में सम्मिलित शामिल है। तो इसमें हमें दे रखा है 25 वर्ष से 35 वर्ष की आयु शामिल होनी चाहिए, यह राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अन्य अर्हताएं होनी चाहिए। उपयुक्त में से कौन सा कथन इसमें सत्य होगा? तो हमारे पास में बताइए, इसमें 58 नंबर में कौन सा कथन सत्य होनी चाहिए? तो हमारे पास में हो जाएगा 2 नंबर का राइट आंसर। तो इसमें देखिए हमारे पास में कौन सा सही है, इसमें केवल 2 नंबर का सही है। नेक्स्ट देखिए, धारा 22 का संबंध किससे है? तो हमारे पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं इसमें। धारा 22 किससे संबंधित है? तो देखिए, एक से अधिक वार्डों से चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध से संबंधित है। तो हमारा पहला ही क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास में, बोर्ड चुनावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक व्यक्ति एक से अधिक बोर्ड से चुनाव लड़ सकता है। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। एक ही बोर्ड से चुनाव लड़ सकता है। ठीक है, एक ही बोर्ड से क्या होगा, चुनाव लड़ सकता है। यदि वह दोनों बोर्ड से विजयी होता है तो उसे एक से तुरंत त्यागपत्र, गलत। अभी बताया ना आपको, तो दोनों प्रश्न का हो जाएगा गलत। तो कौन सा सत्य हो जाएगा? तो ना तो ए सत्य है, ना बी सत्य है, ना 1 और 2 सत्य है, इसमें इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न देखिए, आगे देखिए, एक से अधिक बोर्ड से यदि नामांकन दाखिल कर दिया गया है तो एकाधिक नामांकन की स्थिति में समस्त नामांकन स्वतः क्या हो जाएंगे, रद्द हो जाएंगे। ठीक है, तो पहला तो हमें ये दे रखा है। दूसरा क्या बोला, उम्मीदवारी वापस लेने की तिथि के शाम 3 बजे तक किसी एक को छोड़कर शेष सभी बोर्डों से नामांकन को वापस लेना होगा। ये बिल्कुल सही है। यदि नामांकन वापस नहीं लिया जाता है तो माना जाएगा कि सभी स्थानों से नामांकन वापस ले लिया गया। ये भी सही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी, बी और सी दोनों सही हो जाएंगे, ए इसमें गलत है। अगला प्रश्न है, निर्वाचन के लिए अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से वाहनों या लाउड स्पीकर का उपयोग करने, होर्डिंग, बैनर आदि के प्रदर्शन पर युक्तियुक्त निर्बंधन लगाने की राज्य सरकार आयोग को शक्ति प्राप्त होती है। यह किस धारा के अंतर्गत बताया गया है? तो देखिए, ये किस धारा के अंतर्गत बताया गया है? इसमें धारा 21 में बताया गया है, या 31 में, 23 में, या 33 में? जो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, धारा किस में बताया गया है? धारा 63 में, 23 में बताया गया है। अगर आगे प्रश्न देखिए 64 नंबर का, धारा 23 के तहत राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा लगाए गए युक्तियुक्त निर्बंधों के उल्लंघन पर निर्धारित दंड कौन सा है? तो हमारे पास में 4 ऑप्शन दे रखे हैं। 2000 का जुर्माना और या 1 वर्ष के लिए नगरपालिका चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध। ठीक है, या फिर 2000 का जुर्माना या 6 वर्ष के लिए नगरपालिका चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध। ये बिल्कुल हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। 65 नंबर देखिए प्रश्न, किस धारा में सदस्यों के लिए साधारण अर्हताओं की चर्चा की गई है? धारा 24 में, धारा 34 में, धारा 44 में, या धारा 54 में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धारा 24 में। जो साधारण अर्हताएं उनको क्या की गई है, चर्चा की गई है। आगे देखिएगा, सदस्यों के लिए साधारण अर्हताओं में शामिल है दोषित अपराधी, सार्वजनिक भूमि के अतिरिक्त का दोषी, 2 वर्ष अधिक दंड के हेतु विचाराधीन व्यक्ति, या औचार भ्रष्टाचार के कारण सेवा से पदच्युत व्यक्ति।
तो या इनमें से क्या बताना है, हमें सत्य बताना है। तो इसका जो सत्य, जो देखिए ये बोर्ड है ना इसमें 3 नंबर में कि 2 वर्ष या अधिक दंड के लिए विचाराधीन व्यक्ति, विचार मतलब उसको कोई सजा नहीं मिली है, उस व्यक्ति को क्या किया गया है, अभी विचार में ही है कि इसको सजा दी जाएगी, मतलब इसका अपराध सिद्ध हो जाएगा तो सजा मिल जाएगी, और सजा मिलते ही वो क्या हो जाएगा, अयोग्यताओं में शामिल हो जाएगा। तो तीसरा हमारा क्या होगा, ये गलत हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 1, 1, 2 और 4। तो हमारे किस में है, 1, 2, 4, तो राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न देखिए, सदस्यों के लिए साधारण निर्णयताओं में शामिल है खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954 के तहत दोषी, ठीक है, ये भी सही है। आईपीसी की धारा 110 और 117 के तहत दोषी, ये भी सही है। लाभ का पद धारण करने वाला व्यक्ति, ये भी सही है। यदि उसे 2 से अधिक संतान हो, ये भी सही है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो सभी, डी आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सदस्यों के लिए साधारण निर्भरताओं में शामिल 2 से अधिक संतान संबंधी निर्भरताओं के संबंध निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। ये 27 नवंबर 1995 के बाद जन्मी संतानों के संदर्भ में है, ठीक है, तो बिल्कुल सही है। एकल प्रसव से जन्मी संतानों की किसी भी संख्या को एक ही माना जाएगा, बिल्कुल सही है। किसी को गोद या दत्तक दिए जाने वाले संतानों की संख्या कम नहीं मानी जाएगी, बिल्कुल सही है। पूर्व प्रसव से जन्मी दिव्यांगता से ग्रस्त संतान को नहीं गिना जाएगा, बिल्कुल सही है। उपयुक्त में से कौन सा कथन है, ठीक है, इसका जो कथन हो जाएगा डी, बिल्कुल सही है। देखिए, निर्हरताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। निर्हरता सजा की कालावधि के बाद जारी नहीं रहेगी। नगर पालिका के साथ कोई संविदा या कॉन्ट्रैक्ट करने वाली कंपनी का कर्मचारी निर्रहित होगा, तो पहला इसमें सही हो जाएगा, ये गलत होगा। नगर पालिका के डिबेंचर ऋण पत्र धारण करने वाला व्यक्ति भी निर्रहित नहीं होगा, ये बिल्कुल सही है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1 और 3। तो 1 और 3 देखिए, ये रहा सी नंबर में, तो सी नंबर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, मतदान का अधिकार, क्या मतदान का अधिकार किस धारा के तहत प्रदान किया जाता है? मोस्ट प्रश्न है, लगा लीजिए, एग्जाम में छप सकता है। तो ये किस में मतदान का अधिकार किस में है? 25, धारा 25 में मतदान का अधिकार बताया गया है। ठीक है, आगे देखिए, मतदान के अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बोर्ड के निर्वाचन नामावली में रजिस्ट्रीगत प्रत्येक व्यक्ति मतदान का अधिकार धारण कर सकता है, बिल्कुल सही है। धारा 14 के तहत निर्रहित व्यक्ति मत नहीं दे सकता है, बिल्कुल सही है। एकाधिकार बोर्ड में एकाधिक मत नहीं दिया सकता है, बिल्कुल सही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला देखिए, मतदान के अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यदि कोई मतदाता एकाधिक बोर्ड में या एकाधिक मत देना, तो प्रथम मत के बाद सारे मत क्या हो जाएंगे? रद्द माने जाएंगे, बिल्कुल सही है। यदि कोई व्यक्ति दंडादेश के अधीन जेल में बंद या विधिवत पुलिस कस्टडी में हो, तो वह मत नहीं दे सकता, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। दे सकता है क्योंकि उसका अपराधी सिद्ध नहीं हुआ है। निवारक निरोधक कानून के अधीन निरुद्ध गिरफ्तार व्यक्ति मत देने का अधिकार नहीं होगा। ये एक मिनट, ये बोला कि असत्य, कौन सा कथन असत्य? देखिए, इसमें सारे मत रद्द कर, नहीं सारे नहीं किए जाएंगे, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। और ये भी गलत, ये सही है, दूसरा नंबर का सही है। तो हमारे पास में जो राइट आंसर असत्य है वो कौन है? 1 और 2, 1, 1, 3। तो कौन सा हो जाएगा? 72 नंबर का प्रश्न हो जाएगा। 73 देखिए, किस धारा के अंतर्गत निर्वाचन में मत देने की विधि का उपबंध किया गया है? तो हमारे पास में किस में किया गया है? 26 में किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा इसका सी। नगर पालिका निर्वाचन में निम्न में से किस विधि से मतदान किया जा सकता है? किस विधि किया जा सकता है? तो मतपत्र या मशीन के माध्यम से किया जा सकता है। नेक्स्ट देखिएगा, नगर पालिका में किसी सदस्य की आकस्मिक होने वाली रिक्तियों की स्थिति में उपचुनाव के माध्यम से पूर्ति किए जाने से संबंधित किस धारा के अंतर्गत बताया गया है? तो 27 में बताया गया। किस में बताया गया? 27 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, निर्वाचन अपराधों से संबंधित धारा कौन सी है? तो इसका राइट हो जाएगा 28। नेक्स्ट देखिए, धारा 28 में उल्लिखित निर्वाचन अपराधों में शामिल है लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1991 अपराध शामिल अपराध, ठीक है, नामांकन पत्र, शपथ पत्र, मिथ्या सूचना देने या छुपाना, महिला घरेलू हिंसा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका डी। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें निर्वाचकों में भ्रष्ट आचरण से संबंधित धारा
कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 29 धारा में निर्वाचन में भ्रष्ट आचरण संबंधी धारा होती है। अगला देखिए 79 नंबर का प्रश्न, निर्वाचन के प्रयोजनार्थ भ्रष्ट आचरण समझा जाए। तो पहले ये देखना है कि कौन सा कथन सत्य, ये पूछना चाह रहा है इस प्रश्न में। ठीक है, तो जो सत्य है वो टिक लगा लेंगे हम। तो देखिए हमारे 79 जो प्रश्न है इसमें कौन कौन से सत्य देखते हैं। निर्वाचन प्रत्याशी बनने या नहीं बनने या नामांकन वापस लेने के लिए तैयार करना, बिल्कुल सही है। निर्वाचन को मत देने या नहीं देने के लिए तैयार करना, ये भी भ्रष्ट आचरण में आएगा। निर्वाचन के अधिकार के स्वतंत्र रूप में हस्तक्षेप करना, ये भी बिल्कुल इसी में आएगा। सामाजिक या जातीय धार्मिक बहिष्कार की धमकी या देवीय प्रकोप को भावी होने की धमकी देना, ये भी क्या होगा इसमें शामिल होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, बिल्कुल सही। सारे के सारे क्या है, सत्य हैं। नेक्स्ट देखिए 80 नंबर का प्रश्न क्या कहता है आपका। अब पहले इसमें देखते हैं निर्वाचन के प्रयोजनार्थ भ्रष्ट आचरण समझा जाएगा। अब वही प्रश्न है लेकिन इसमें कुछ मेथड जो उसमें नहीं आ पाए थे जो इस प्रश्न में डाल दिए। सत्य पूछ रहा है, तो देखिए सत्य लोक नीति के घोषणा या लोक कार्यवाही का वचन देना, बिल्कुल सही है। धर्म, मूल, जाति, समुदाय, भाषा के आधार मत देने या न देने की अपील करना, बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय प्रतीकों का उपयोग करना, बिल्कुल सही है। मतदान स्थान ले जाने, किराया लेने का, ये भी क्या होगा आपके भ्रष्ट आचरण में। कई लोग लेके जाते हैं ना, इलेक्शन होते हैं तब, तो वो भी क्या होगा भ्रष्ट आचरण में आएगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो है हमारे पास में इसमें देखिए लोक नीति घोषणा, नहीं घोषणा तो बिल्कुल सही है। 2, 3 और 4, तो 2, 3 बी, तो बी आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए इसमें 81 नंबर प्रश्न, धारा 29 के संदर्भ में वर्णित परिश्रम शामिल है, सत्य कथन बताना है हमें इसमें। धनीय परितोषण या धन के रूप में प्राकृतिक परिशोध, बिल्कुल सही है। मनोरंजन के साधन या इनाम, बिल्कुल सही है। सदावपूर्वक उपभोक्त व्यय का होता है, ये गलत है। तो पहला और दूसरा भ्रष्ट आचरण में आ जाएंगे आपके, पहला और दूसरा। तो पहला दूसरा इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए नंबर का हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए इसमें, निम्न में से कौन सी धारा निर्वाचन याचिका से संबंधित बताई गई है? तो धारा 31 निर्वाचन याचिका से संबंधित बताई गई है। अगला प्रश्न देखिए 23 नंबर का, निर्वाचन याचिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। चुनाव के उम्मीदवार या मतदाता को उसी क्षेत्र का निवासी हो और उसने मतदान किया हो के द्वारा ही दाखिल किया जा सकती है। नगर पालिका में क्षेत्रीय अधिकारिता रखने वाले जिला न्यायाधीश के समक्ष इसे प्रस्तुत किया जाएगा या इस तारीख की तारीख से 2 महीने के भीतर प्रस्तुत किया जा सकता है। हमें पूछ रहा है कि असत्य कथन कौन सा है इसमें, तो असत्य कथन हो जाएगा इसमें 2 नंबर का, कि नगर पालिका पर चुनाव के मतदान, पहला गलत हो गया और दूसरा बिल्कुल सही है, ये भी गलत है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1 और 3। 1 और 3 किस में, राइट आंसर सी में हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 84 नंबर क्वेश्चन, निर्वाचन याचिका के आधार हो सकते हैं। निर्वाचन की तारीख को उम्मीदवार आयत नहीं होगा, उम्मीदवार ने धारा 29 शामिल आचरण नहीं किया हो, बिल्कुल सही है। नामांकन अनुचित रूप से खारिज या स्वीकृत किया गया हो, बिल्कुल सही है। निर्वाचित उम्मीदवार के हित में भ्रष्ट आचरण किया गया हो, बिल्कुल सही है। किसी वोट को अनुचित रूप से ग्रहण या खारिज किया गया हो, बिल्कुल सही है। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा सत्य, वो सारे के सारे क्या है इसमें सत्य, राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, जिला न्यायाधीश द्वारा निर्वाचन याचिका की सुनवाई करने हेतु अपनाई जाने वाली प्रक्रिया एवं शक्तियों का निर्धारण किया जाता है। तो हमारे पास जो राइट आंसर हो जाएगा किसके द्वारा किया जाएगा, राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा। अगला प्रश्न है, किस धारा में जिला न्यायाधीश के आदेशों के विरुद्ध अपील किए जाने का प्रावधान किया गया है? धारा 35 के अंतर्गत किया गया है। अगला प्रश्न है, जिला न्यायाधीश के आदेशों के अपील के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब इसमें क्या पूछ रहा है कि सत्य कथन बताइए, तो सत्य कथन हमें बताना है। तो अपील उच्च न्यायालय में की जा सकती है, उसका निर्णय अंतिम होगा, बिल्कुल सही है। जिला न्यायाधीश के आदेश के 30 दिनों में अपील करनी होगी, किंतु उच्च न्यायालय 30 दिनों के बाद भी अपील स्वीकार कर सकता है, बिल्कुल सही है। अपील दाखिल करने के 6 महीने में निपटाई जाएगी, गलत है। समय कितना भी रखता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, जिला न्यायाधीशों के आदेशों के विरुद्ध होने वाली अपीलों को निपटाया जाता है। तो किस अपीलों को कौन सेक्शन के अंतर्गत अपनाया, कितने दिनों में जाएगा? तो 30 दिन में नहीं, 6 माह में नहीं, 9 माह में नहीं, 3 महीने के अंदर निपटाना इसको कंपलसरी है। 89, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अपील यदि सभी किन्हीं निर्वाचनों को सुनने की कोशिश करने वाले आदेश के विरुद्ध की गई है तो उच्च न्यायालय से आदेश के प्रवर्तन में रोक लगा सकता है। यदि समस्त उम्मीदवारों या कुल संख्या के 2/3 सदस्यों का निर्वाचन सुने घोषित कर दिया जाता है तो राज्य सरकार नगर पालिका का विघटन कर सकती है। उपरोक्त में कौन सा कथन इसमें सही
पूछ रहा है, तो कौन सा कथन उसमें सही होगा? तो देखिए दोनों ही सही है, क्योंकि अपील यदि सभी या किन्हीं निर्वाचकों को सुनने घोषित करने वाले आदेश के विरुद्ध की गई है तो उच्च न्यायालय ऐसे आदेश के प्रवर्तन पर रोक लगा सकती है। यदि समस्त उम्मीदवारों या कुल संख्या के 2/3 के निर्वाचन घोषित कर सकती है तो विघटन भी कर सकती है। बिल्कुल सही है, तो राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, किस धारा में निरर्थकताओं के हटाए जाने या उसकी कालावधि कम किए जाने के संबंधित प्रावधान बताए गए हैं? तो 36 में बताए गए हैं। कितने में? 36 में बताए गए। नेक्स्ट देखिए, किसी सदस्य पर लागू निरर्थकता को हटाने की शक्ति किसके पास में होती है? तो ये होती है राज्य के निर्वाचन आयोग के पास में ये शक्ति होती है। राइट आंसर हो जाएगा इसमें सी। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सी धारा पद की शपथ से संबंधित होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगा लीजिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो कौन सी में? 37 में पद की शपथ से संबंधित होती है। नेक्स्ट देखिए 93, पद की शपथ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। शपथ कलेक्टर या उसके द्वारा नियुक्त किसी प्राधिकारी के समक्ष ली जाएगी। सदस्य पहली बैठक में शपथ नहीं लेता तो उसका स्थान रिक्त माना जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। यदि कोई भी किसी कारणवश यदि शपथ नहीं ले पाता है तो उसको अगली डेट के लिए क्या कर दिया जाएगा? उसको तारीख दे दी जाएगी। नेक्स्ट देखिए, उप निर्वाचित या नाम निर्दिष्ट सदस्यों को निर्वाचन नाम निधि होने की तारीख के 1 महीने के अंदर शपथ लेनी होती है। बिल्कुल सही है। तो हमारे पास में इसमें और तो है नहीं सकते पूछा, तो केवल बी आंसर में 3 आ रहा है, तो ये हमारा राइट आंसर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए इन क्वेश्चनों को रटते चलिए और साथ साथ ही आप चाहो तो इनको जो इंपॉर्टेंट लगे तो उनको क्या करना है? आपको कॉपी में उतार लेना है। बाकी इनको सब प्रश्नों को आपको एग्जाम से पहले एक बार जरूर देख के जाना है। आगे देखिए, नगर पालिका के सदस्यों के त्यागपत्र से संबंधित प्रावधान है। तो हमारे पास नगर पालिका संबंधित कौन से प्रावधान है? तो धारा 38 के अंतर्गत त्यागपत्र संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगा लीजिए, एग्जाम में आ सकता है। 95 नंबर का प्रश्न क्या है? सदस्यों के त्यागपत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सदस्य इसका लिखित नोटिस अध्यक्ष को देगा। बिल्कुल सही है। इस नोटिस को कार्यपालक मजिस्ट्रेट से असिस्टेंट करवाना अनिवार्य है। बिल्कुल सही है। नोटिस की तारीख 10 दिन गलत हो रहा है, समाप्त होने हो जाएगी। तो हम सत्य कौन सा हो जाएगा इसमें? सत्य कथन 1 और 2 सत्य कथन हो जाएगा। राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखिए, किस धारा के तहत नगर पालिका के किसी सदस्यों को पद से हटाया जा सकता है? तो धारा 39 के अंतर्गत किसी भी सदस्य को हटाया जा सकता है। 97, नगर पालिका के किसी सदस्य को हटाया जा सकता है तो किसके द्वारा? राज्य सरकार के द्वारा। पहले प्रश्न आ चुका है। देखिए यदि कोई क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो रहा है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, इससे आपकी तैयारी क्या हो रही है? अच्छी हो रही है। ठीक है। 98, नगर पालिका के किसी सदस्य को हटाया जा सकता है यदि वह 2 से अधिक कर्मचारी साधारण बैठकों में अनुपस्थित रहता है। ठीक है, गलत। धारा 37 का अनुपालन करने में विफल रहता है। बिल्कुल सही है। धारा 14 या 24 के संदर्भ में निहित प्राप्त कर लेता है, मतलब अयोग्यता। धारा 21 की अपेक्षा को पूरा नहीं करता है, करते हुए पालन में विफल रहता है, दुराचार का दोषी पाया जाता है। बिल्कुल सही है। तो देखिए इसमें जो सत्य पूछ रहा है, सत्य है 1 नहीं, इसमें जो सत्य पूछ रहा है 2, 3 और 4। ठीक है, तो 2, 3, 4 किस में दे रखा है? बी ऑप्शन में दे रखा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 99, नगर पालिका के किसी सदस्य को हटाए जाने से संबंधित आदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। ऐसे आदेश से जांच की जाएगी और सदस्य को स्पेशल का अवसर दिया जाएगा। बिल्कुल सही है। जांच सेवारत या सेवानिवृत्त राज्य स्तरीय सेवा की रैंक के अधिकारी द्वारा दिया जाएगा। बिल्कुल सही है। राज्य सरकार ऐसे राज्य सदस्य के विरुद्ध स्पष्ट आरोप वर्णित कर इस प्रयोजन हेतु नियुक्त अधिकारी न्यायाधीश की रैंक से कम नहीं होगा, पुणे जांच हेतु होगी। बिल्कुल सही है। जांच के पश्चात इस अधिकारी का आदेश अंतिम होगा। ठीक है, तो नहीं, गलत, इसका अंतिम नहीं होगा। हम आगे भी यदि हम संतुष्ट नहीं है तो हम आगे पूछ सकते हैं। तो इसका राइट जो आंसर होगा वो हो जाएगा इसमें 1, 2, 3। राइट आंसर ए। अगला प्रश्न देखिए 100 नंबर का। धारा 39 के तहत जारी राज्य सरकार के आदेशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो हमारे पास में सत्य कथन पूछा है। क्या पूछा है इसमें? सत्य कथन। तो देखिए, राज्य सरकार का आदेश अंतिम होगा। प्रत्येक अंतिम आदेश को राजपत्र में प्रकाशित किया जाना अनिवार्य होगा। इस राज्य न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो सारे के सारे प्रश्न क्या हो जाएंगे जो है तो सम्मिलित है। तो सत्य कथन क्या होंगे? तीनों हो जाएंगे। तो सभी कथन सत्य है, तो डी ऑप्शन इसका हो जाएगा। अगला देखिए,
देखिए हमारे पास में आज 100 प्रश्न, हमने 1100 प्रश्नों की सीरीज चलाई है, जिसके अंतर्गत यदि आप इन 1100 प्रश्नों को एग्जाम में पढ़ के जाते हो अच्छे से, तो इससे बाहर आपके एग्जाम में कुछ नहीं पूछा जाएगा। तो आपने यदि SK क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट नहीं किया है तो एक बार जरूर कीजिए और दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए। आगे का जो सीरीज है 101 से वो हम आगे देखते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।